हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी का, और ये जो है आपका फोर्थ लेक्चर है आपका प्रोबेबिलिटी का। तो पिछले लेक्चर में बताए थे कि टाइप्स ऑफ इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट किसको बोलते हैं, और फिर हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू टोटल प्रोबेबिलिटी और एडिशनल थ्योरम पढ़े थे। क्लियर है? तो आज एक्चुअली जो पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में वो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसमें एक टाइप्स आता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट किसको बोलते हैं हम लोग। ऐसे तो टाइप्स ऑफ इवेंट हम लोग पढ़े थे, लेकिन इसमें भी पढ़ना होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट किसको बोलेंगे। जैसे उसमें पढ़े थे इक्वली लाइकली इवेंट किसको बोलते थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलते थे, एग्जॉस्टिव इवेंट किसको बोलते थे। लेकिन इसमें एक सेपरेट पढ़ना होता है इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो अभी तक जो भी आपको प्रोबेबिलिटी बताया गया था वो एक सिंपल प्रोबेबिलिटी था कि एक इवेंट दिया हुआ रहता था और आपको प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालना होता था। अब होगा कि आपको एक कंडीशन दे दिया रहेगा कि ए इवेंट हो रहा है तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ए ऑलरेडी हो चुका है। मतलब ऐसा कि जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, और ये जो एग्जांपल से ही हम लोग कंडीशनल के प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका है इलस्ट्रेशन के मदद से समझते हैं हम लोग कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं रूम 1 है, ये रूम 1 है आपका, और ये रूम जो है आपका 2 है। रूम 1 में एक लड़का और एक लड़की एक कोई तो गेम खेल रहा है, और गेम है डाइस वाला। ठीक है ना, मान लीजिए लूडो है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाई रोल होता है आपको, तो डाई रोल होता है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आया होगा ना। जो ये रूम 1 में है एक डाई रोल होता है हमारा यहाँ पे, तो अपर फेस पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आया होगा। तो ये किसको पता है? ये लड़का को भी पता होगा और ये लड़की को भी पता है क्या है। ये लड़की है, ये रूम नंबर 1 से लेकर, और इसके एक ये लड़की का एक फ्रेंड है जो रूम नंबर 2 में है, और इसको कुछ नहीं पता होगा कि वहाँ पे जो डाई रोल हुआ था उसके अपर फेस पे क्या आया, उसको कुछ भी नहीं पता है। तो ये लड़की जो है वो रूम नंबर 1 से जाती है रूम नंबर 2 में, और अपने फ्रेंड से पूछती है कि एक प्रोबेबिलिटी बताओ कि वहाँ पे डाई रोल हुआ था तो उसमें प्राइम आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है ना, तो वो क्या बोलती? ऑब्वियस सी बात है, अगर सिर्फ प्राइम के बारे में पूछा जाता तो बोलती कि प्राइम नंबर जो हमारा है वो क्या क्या हो सकता है फेवरेबल केस में, कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो बोलती कि 3 फेवरेबल केस है तो 3 हो गया, आउट ऑफ 6 तो कितना हो गया हमारा 1/2 हो गया यहाँ पे। क्लियर है? लेकिन ये लड़की अब एक कंडीशन दे देती है कि एक्चुअली में वहां पे जो डाई रोल हुआ था ना उस पे जो अपर फेस पे ऑड नंबर आया था। तब अब बताओ कि प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ। तो जो वो कंडीशन दी ना कि वहां पे एक्चुअली जो डाई रोल हुआ था वहां ऑड आया था, तब प्रोबेबिलिटी हो। तब अब इस फ्रेंड सोचेगी क्या कि इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा। तो वो तो उसको कंफर्म हो गया ना कि जो वहां पे डाई रोल हुआ तो उसमें क्या आया होगा, ऑड आया होगा। तो ऑड के लिए क्या उसका सैंपल स्पेस हो गया कि हमारा तो टोटल 3 हो गया। अब वो 6 के बारे में तो सोचेगी ही नहीं, टोटल सोचेगी नहीं, क्योंकि उसको तो पता हो गया ना कि यहाँ पे जो भी डाई रोल हुआ हमारा वो क्या हुआ कि जो भी सैंपल स्पेस आया वो 3 आया, कोई ना कोई ऑड ही होगा। अब ऑड में भी प्राइम देखेगी तो प्राइम ऑड में क्या क्या आ सकता है, या तो हमारा 3 आ सकता है या तो हमारा 5 आ सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/3, और ये 2/3 इसको आंसर बताकर निकल लेगी, और ये बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना, तो यही कंडीशन है कि ऐसे अगर उससे पूछा जाता डायरेक्टली कि वहां एक डाई रोल हुआ था तो तुम ऑड आने प्राइम आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो क्या बताती कि 3 प्राइम होता है और 6 हमारा टोटल सैंपल स्पेस था। तो वो क्या बोलती कि 3/6 होता। लेकिन वो कंडीशन लड़की क्या दे दी कि एक्चुअली में वहां जो डाई पे हमारा नंबर आया था वो ऑड था। तो वो जब ऑड था तो वो तो कंफर्म हो गया ना कि जब वहां पे ऑड आया तो उसके लिए ये जो लड़की से पूछा जा रहा है इसके फ्रेंड से, उसके लिए क्या पूरा सैंपल स्पेस हो गया होगा, या इधर 1 आया होगा, 3 आया होगा, 5 आगे आया होगा। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी तो यही हमारा बन गया ना कि 1 3 5 हो गया। अब इसमें वो सोचेगी कि हमारा जो ये आउटकम है ऑड का, उसमें क्या सोचेगी कि प्राइम कौन कौन आ सकता है, तो 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो फेवरेबल केस उस लड़की के लिए क्या हुआ होगा, 2 हुआ होगा, और टोटल आपका सैंपल स्पेस कितना है 3 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3 हो गया। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग
मैथमेटिकल नोटेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो मान लेते हैं कि ये जो इवेंट है वो हमारा इवेंट ए है। इवेंट ए कैसा है कि ऑड आउटकम आने का। इवेंट जो बी है वो क्या है कि प्राइम आउटकम आने का है। और इवेंट जो एस है हमारा वो क्या है, बेसिकली इवेंट नहीं है, सैंपल स्पेस है कि 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो 2 क्या है हमारा, तो 2 जो है हमारा 3 जो है वो क्या है कि 3 को हम लोग क्या लिखते थे लास्ट में कि जो हमारा ऑड आउटकम आया था ना, इसी का तो नंबर लिखे थे ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 जो है बेसिकली नंबर ऑफ हमारा ए है। क्लियर है? इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इसका जो आंसर आया था कंडीशन बताने के बाद, जो प्रोबेबिलिटी जो लड़की उससे पूछी थी वो, तो वो क्या आया था हमारा प्रोबेबिलिटी 2/3 आया था। तो 3 क्या था, 3 उसके लिए सैंपल स्पेस कौन हो गया था हमारा, ए हो गया था कि ऑड आउटकम तो 3 था, तो नंबर ऑफ ए बोल सकते हैं। और 2 क्या था कि ए सेक्शन 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्या था, आपका इंटरसेक्शन था कि हमारा इंटरसेक्शन कौन हो गया हमारा, यहाँ पे 3 हो गया और 5 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड दे देते हैं, सैंपल स्पेस हमारा पूरा सिनारियो का क्या है, एक डाई रोल हुआ है, तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 हो जा सकता है। तो अगर हम लोग सैंपल स्पेस से डिवाइड दे देते हैं तो क्या सिनारियो बनेगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस। और इसी को क्या हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको बी बोलेंगे। और इसको नोटेशन का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वो पूछा प्राइम नंबर का, बी का, वेन जब ए इज ऑलरेडी हैपेंड, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कि वो पूछा कि प्राइम नंबर प्राइम आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब वहाँ ऑलरेडी ऑड आ चुका था। तो इसी को हम लोग डिनोट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसको अभी देखें कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा पूछा गया कि प्राइम आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब ए हैपन हो गया। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्लाइस से, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन होता है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो हमारा ए ऑलरेडी हैपन हो चुका है, डिनोमिनेटर में है, उसके प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है हमारा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि लेट ए एंड बी विद 2 इवेंट एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस। हाँ सही बात है। इस देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज गिवन बाय बी। इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है जब बी गिवन दिया हुआ है, मतलब बी ऑलरेडी हो चुका है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, वही है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड। और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन। तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में है उसके प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यही है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब जैसे इस पे एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद जेई मेन 2008 में पूछा गया था। उस टाइम शायद जेई मेन नहीं होता था, ट्रिपल ई होता था। ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट पी ए का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास। यहाँ पे पी ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या कि 1/4 है। और एक और दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया हुआ है ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/2। और एक और दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2/3। देन पीबी का वैल्यू
पूछा जा रहा है कि पीवी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं हम लोग ये दोनों को। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन डिनोमिनेटर में बी है तो बी से हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू कितना है 1/2। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2/3। यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पता है हम लोग को, यहाँ पे वैल्यू अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा फाइनली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसमें, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/4, तो कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/6। किसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको पता हो गया कि कितना आ गया हमारा 1/6 आ गया, और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 1/2 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया हमारे पास 1/3, ये फाइनल आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है जो जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2017 का है क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक मोर देन 1 कैरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक्स और वाई जो है वो 2 इवेंट्स है सच दैट पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एंड पी एक्स व्हेन वाई इज ऑलरेडी हैपन उसका वैल्यू दिया हुआ है, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई व्हेन एक्स इज ऑलरेडी हैपन उसका वैल्यू दिया हुआ है। तब ऑप्शन में आपको चीज़ें बताना है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसका यूज करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है कि पी ए का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 1/3, और यहाँ पे दिया हुआ है कि पी एक्स व्हेन वाई इज ऑलरेडी हैपन इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारा 1/2 दिया हुआ है, और यहाँ पे पी वाई अपॉन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 2/5 दिया हुआ है। ये दोनों को यूज करते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे इसका भी वैल्यू यूज करते हैं हम लोग पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी एक्स, इसका वैल्यू कितना आ गया 2/3। पी एक्स का वैल्यू तो दिया हुआ है ना 1/3, तो इसको अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो क्या हो जाएगा पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2/3 और इंटू इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/3, यानी कि 2/9 आ रहा है। एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू 2/9 आया यानी कि नहीं आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी है ए भी गलत है आपका। क्लियर, तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गया, और उसके बाद में पी वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो पी वाई का वैल्यू कब होगा जब ए वाला वैल्यू जो है हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कि पी वाई जो हो गया पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पी वाई, इसका वैल्यू रख देते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/9 इज इक्वल टू 1 मिनट 1/3 वैल्यू था ना, यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2/5 होगा, शायद 2/5 था ना यहाँ पे, हाँ सॉरी 2/5 था यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया 2/5, तो यहाँ भी कितना हो गया 2/5, यहाँ भी 2/5, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया हमारा 2/15 आ गया, 2/15 दिया हुआ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अगर 2/15 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2/15, तो 1/2 इंटू पी ऑफ वाई, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा पी वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 4/15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद जो बी ऑप्शन के लिए चेक करना है कि पी एक्स डैश स्लाइस वाई का वैल्यू 1/2 आता है या नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के लिए चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा कि पी
एक्स डैश व्हेन वाई इज ऑलरेडी हैपन, इसका वैल्यू 1/2 है या नहीं। तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट इवेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हो 1 माइनस पी एक्स स्लाइस वाई। तो 1 माइनस पी एक्स स्लाइस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है वहाँ पे 1/2 दिया हुआ है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है, सही है। क्लियर। तो ये आसान सा सवाल था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिकली वो चीज़ देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है कि मतलब एंड का मतलब होता है, यहाँ पे सेट थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि एंड का मतलब क्या होता है कि ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन की बात किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी में भी सेम चीज़ होता है कि आइदर इवेंट ए हैपन एंड बी का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा यहाँ पे होता है। क्लियर है। जैसे सेट थ्योरी में हम लोग नंबर के लिए हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए पढ़ेंगे कि इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। अब इसका वैल्यू क्या होता है कि पी ए आई इंटू पी बी अपॉन ए, और ए का मतलब होता है, तो बेसिकली अभी एक चीज बताया आपको कि ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का वैल्यू क्या होता है। इसको ऐसे लिखना चाहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते हैं। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों तो सेम ही चीज आ गया ना। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वही मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी होता है या प्रिंसिपल होता है आपका। तो ये चीज जो होता है ना, एक्चुअली इसको फील करना है आपको, रट नहीं लेना है। फील कैसे करना है कि जैसे आपका एक इवेंट ए हो रहा है, कि आपका एक इवेंट ए हैपन हुआ और बी होना है, तो ऑब्वियस सी बात है दो इवेंट को आपको साथ में करवाना है। तो आप क्या करवाओ कि एक इवेंट को पहले ही करवा लो। जैसे दो इवेंट है, मान लेते हैं कि एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, और एंड मतलब क्या होता है कि आपको दोनों को करवाना है कि इवेंट ए भी हैपन हो और बी भी। तो आप क्या करवाओ कि फर्स्ट को पहले करवा लेते हो और फिर आप बाद वाले को करवा लोगे। तो ऐसे क्या लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो गया हमारा, और फिर दूसरे बी को करवाएंगे तो क्या हम लोग लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन। जब आप फर्स्ट वाले को करवाते हो ना, तो क्या होता है कि वो अपने आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि सेकेंड वाला होगा तो फर्स्ट वाले के ही अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना। और इसी का वैल्यू जो होता है वो हम लोग ए लिखते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे कि ऐसे क्यों नहीं करें हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि सेकेंड वाले को ही पहले करवा देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अब फर्स्ट वाले को करवाएंगे तो ए व्हेन सेकेंड वाले ऑलरेडी हैपन हो चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट व्हेन सेकेंड इज ऑलरेडी हैपन। तो ये भी हमारा कंडीशन है, ये भी सही है हमारा। तो वही हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का मतलब यही होता है। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, बहुत ध्यान से एग्जाम्पल को समझिएगा कि जैसे एक डेक ऑफ कार्ड है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे आपका है एक एग्जाम्पल, इसको देते हैं कि फ्रॉम अ डेक ऑफ अ कार्ड टू कार्ड्स ड्रॉन without replacement, one by one. Clear है। What is the probability that both cards are रेड इन कलर। क्लियर है। जैसे आपको एक डेक ऑफ कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है 52 कार्ड का, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्ड है 52 कार्ड। एक कार्ड को आप निकाल लेते हो, यहाँ पे एक कार्ड निकल गया, ठीक है ना। फिर क्या करते हो कि इसको बिना रिप्लेसमेंट का इसमें फिर नहीं डालना है, फिर आप एक कार्ड निकालते हो। क्लियर। और
ये इसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो दोनों कार्ड आपको बाहर आया है वो कैसा कलर का है, रेड कलर का। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा कि फर्स्ट कार्ड जो हम लोग ड्रॉ किए हैं कि वो रेड हो एंड सेकंड वाला भी हो वो रेड हो। तो आप कैसे समझोगे कि जैसे रेड कार्ड है तो हमारा फेवरेबल केस क्या कितना होता है रेड कार्ड का, हमारा 26 होता है, और सैंपल स्पेस कितना होता है डेक ऑफ कार्ड में 52 होता है। तो अगर हम लोग रेड की बात किया जाए कि एक जो कार्ड हमारा है वो कितना आया था, उसका प्रोबेबिलिटी अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा कि 26 कार्ड था रेड और अपॉन 52 हो गया। एंड फर्स्ट तो हो गया ना, हमारा फर्स्ट करवा दिए कि फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 26 अपॉन 52। एंड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। अब जो सेकंड कार्ड आएगा तो सेकंड कार्ड का सिनारियो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि अब जो सैंपल स्पेस है हमारा 52 नहीं है 51 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि एक कार्ड तो कम हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 51। और जो एक्चुअली रेड कार्ड जो है जो फर्स्ट वाला आया है वो बताया जा रहा है कि वो रेड कलर का ही है। तो जो आपका फर्स्ट कार्ड जो बाहर गया है वो तो रेड कलर का ही है, तो अंदर जो आपका पूरा टोटल रेड कार्ड बचा वो कितना बचा आपका, तो फिर 25 बचा। तो वही आपका ए आंसर हुआ। यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है कि फर्स्ट इवेंट आपका हुआ एंड सेकेंड इवेंट भी आपका हुआ। तो फर्स्ट इवेंट का डिपेंडेंसी सेकेंड इवेंट पे है क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ रहा है आपका, क्योंकि इसी के वजह से एक कार्ड तो कम गया ना हमारा, ठीक है। तो ये जो था आपका वो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब जैसे 2 के लिए होता है, 3 के लिए भी हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग 3 के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। 3 के मतलब होता है, समझा देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ और आपको थर्ड भी करवाना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट को करवा देते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट करवाने के बाद फिर सेकंड को करवा देते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई सेकंड को भी हुआ। तो बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड, तो जब आप सेकंड को करवाते हो ना प्रोबेबिलिटी उसका, तो फर्स्ट वाला इवेंट का तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाता है ना। तो वही तो कंडीशन में लिखना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। और आप जब थर्ड को करवाने जाओगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो ए और बी ऑलरेडी दोनों हो चुका होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी उस टाइम लिखते हैं। यही चीज आपका थर्ड केस में भी आपका होता है। तो वो है ये क्या लिखा हुआ है, नहीं इसको काटिए, ठीक है। हाँ, अब जो है हमारा एक आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अभी तक जितने भी टाइप्स का इवेंट पढ़े हैं आप कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, लाइकली इवेंट क्या होता है, अनलाइकली इवेंट क्या होता है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक इवेंट जो है आपका और दूसरा इवेंट है, दोनों के प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब आपका वो इवेंट होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर। जैसे इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन इज इक्वल टू पी ए लिखा हुआ है। मतलब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसका यूज होता है कि अगर इवेंट ए है हमारा और एक इवेंट क्या है हमारे पास बी है, ठीक है, दोनों क्या है इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम लोग इसको स्लाइस में लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन, तो बी हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसका प्रोबेबिलिटी तो पी ई होगा ना हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। डिपेंड जैसे करता था कि आपको जो वो लड़की का एग्जाम्पल दे रहे थे कि वहां पे जो कंडीशन दे रही थी ना तो उसका आंसर में भी इफेक्ट आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि उसके अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट दोनों डिपेंडेंट था कि ए इवेंट और बी इवेंट जो था वहां पे क्या था दोनों डिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे हमारा ए और बी क्या है हमारा इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ए के होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यही होता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी गिवन या हैपेंड, तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड, तो इसका हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे कि बी लिखेंगे। क्लियर है। तो हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि इसका वैल्यू क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पी ए हो जाएगा इज इक्वल टू पी बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी।
तो यहाँ से हमारा एक इंडिपेंडेंट का रिजल्ट फाइनली मिला कि एक्चुअली जो होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पी ए इंटू पी बी वेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अगर ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। क्लियर है, यही इंडिपेंडेंट था। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। वो कैसे आया वो चीज़ अभी क्लियर किए हैं कि एक्चुअली जो होता है ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन। तो इंडिपेंडेंट है तो हैपन हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अभी इसका हम लोग वैल्यू पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, वही चीज लिखा हुआ है वहां पे। तो ए इंडिपेंडेंट इवेंट था, तीन के लिए भी वैसे ही हम लोग सोच सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है। तो अभी हम पढ़ा है कि कंडीशनल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है कि तीनों को आपको करवाना है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट को आप करवा दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड सेकंड को करवाओगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड ए होता है। फिर थर्ड को करवाओगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो उस टाइम ए और बी दोनों हो जाता है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या हम लोग इसका इफेक्ट पढ़ना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड, नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। और इसमें भी क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो यही वैल्यू हो गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू है वो हमारा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें इंडिपेंडेंट भी है और इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली किसको बोलते हैं कि जिसका दोनों का हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए कि इफ ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आर सेम। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी टू इवेंट सच दैट पी ए यूनियन बी का वार जो दिया हुआ है वो 1/6 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। अब पी ए बार का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ। वेयर ए बार स्टैंड फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट देन द इवेंट्स ए एंड बी आर। ए एंड बी के बारे में आपको कमेंट करना है, बताना है कि क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है, इक्वली लाइकली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं कि जो दोनों इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 देन द ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो उसका प्रोबेबिलिटी भी क्या होता था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 होता था तो उसका प्रोबेबिलिटी भी 0 होता था। तो अगर दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होगा तो कैसा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं क्वेश्चन में कि दोनों के इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 नहीं दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया ना, आपको इसको ऐसे ही आप स्किप कर सकते हो। अब इंडिपेंडेंट के बारे में बोला जा रहा है, इक्वली लाइकली के बारे में बोला जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों इवेंट का वैल्यू हम लोग देखेंगे और इसमें इंडिपेंडेंट हम लोग को चेक करना होता है। तो क्या हम लोग करेंगे, अभी पढ़े कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होता है, पी ए आई इंटू पी बी। तो ऑब्वियस ही बात है इंडिविजुअली ए भी निकालना होगा आपको और इंडिविजुअली बी भी निकालना होगा। तो ए तो यहाँ से निकाल लेंगे, अगर पी ए बार का वैल्यू जो दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, तो पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट है तो 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पी ए यूनियन बी का बार दिया हुआ है 1/6, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - 1/6 हो जाएगा। तो 1 - 1/6 यानी कि 5/6 हो जाएगा। क्लियर है, और पी ए का भी वैल्यू हमारे पास मिल गया। हमारे पास पी ए का जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, 3/4। और पी ए इंटरसेक्शन बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/4। तो यहाँ पे हम लोग एडिशन थ्योरम लगा देंगे कि पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना होता है, पी ए और प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, वैल्यू रख देते हैं। तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 5/6।
और पी ए का वैल्यू 3/4 और प्लस पी बी तो निकालना ही है हम लोग को, और माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास 1/4 दिया हुआ है। तो 3/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 2/4, मतलब हाफ हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, तो पी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/6 और माइनस 1/2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 10 माइनस 6 4, यानी कि 1/3 आ जाएगा। तो पी ए का वैल्यू जो आया वो 3/4 आया, और पी बी का वैल्यू क्या आया 1/3। तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, तो इक्वली लाइकली होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इक्वली लाइकली वाला कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल आउट हो गया। इक्वली लाइकली ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, तो इंडिपेंडेंट तो होगा। तो इंडिपेंडेंट कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, कि यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पी ए इंटू पी बी आना चाहिए, पी ए इंटू पी बी। पी ए का वैल्यू अभी कितना है हमारे पास 3/4, अब पी बी का वैल्यू कितना आया 1/3 आया, तो 3 से 3 कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आया 1/4 आया, जो कि 1/4 आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है बट नॉट इक्वली लाइकली है। आसान सा क्वेश्चन था, ये जेई मेन 2014 का क्वेश्चन, जब हम जेई मेन का एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट में एक चीज और आपको पढ़ना है कि अगर दो इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होता है, और उसका एक कॉम्प्लीमेंट और एक विदाउट कॉम्प्लीमेंट भी आप साथ में लोगे तो वो भी इंडिपेंडेंट होता है। तो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन ए एंड बी डैश एंड ए डैश एंड बी एंड ए डैश बी डैश आल्सो इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर पी ए इंटरसेक्शन बी डैश की बात किया जाए तो दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी हो जाएगा आपका, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी क्या हो जाएगा, अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट होगा, तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन है, उसको ध्यान से थोड़ा समझना है आपको, कि बोला जा रहा है कि पी ए लाई बिटवीन 0 to 1 एंड पी बी लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है। और पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है कि पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटू पी बी, देन कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे वो चीज़ बताना है। तो यहाँ पे आप एडिशन थ्योरम में पढ़ते हैं कि पी ए यूनियन बी का जो वैल्यू होता है बेसिकली वो क्या होता है कि पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसका वैल्यू पी ए इंटू पी बी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अभी पढ़े हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है, इवेंट है। क्लियर है। और जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तभी तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पी ए इंटू पी बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारा कि पी बी अपॉन ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन। तो जब दोनों इंडिपेंडेंट है तो ए हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए पी बी होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि पी बी में से पी बी नहीं है, पी बी माइनस पी ए है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए का प्रोबेबिलिटी व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, तो इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा पी ए ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ठीक है ना, मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग सी भी चेक करते हैं हम लोग कि पी ए यूनियन बी जो होगा पी ए इंटू पी बी होगा या नहीं, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर हम लोग बी चेक करते हैं तो उसको सेट थ्योरी से थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, कि मान लेते हैं दो इवेंट है हमारे पास, यहाँ पे एक इवेंट है और एक इवेंट हमारा ए भी है। ए इवेंट का नाम हम लोग ए डैश देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए डैश और बी डैश का ही बात हो जाता है कि अगर एक इवेंट ए डैश है तो यहाँ पे भी बी डैश होगा, ठीक है। ए डैश बी डैश हम लोग इवेंट ही बेसिकली माने हैं। तो बोला जा रहा है कि पी ए डैश माइनस बी, तो पी ए डैश माइनस बी कौन सा पोर्शन हो जाएगा कि हमारा ए डैश होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए, मतलब ए वाला ऑप्शन पोर्शन हो जाएगा आपका कि ए होना चाहिए और बी डैश नहीं होना चाहिए। तो इसको बोला जा रहा है कि पी ए में से पी बी डैश को माइनस करना है, नहीं ए वाला अगर हम लोग को पोर्शन निकालना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी ए में से कि पी ए डैश माइनस हम लोग क्या लिख सकते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करेंगे कि ए वाला पोर्शन जो है उसको माइनस कर देंगे पी ए से, तो ए भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पी ए यूनियन बी का डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका पी ए डैश इंटू पी बी डैश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है वो चीज़ देखिए
कि ए यूनियन बी का वैल्यू जो बोल रहा है वो क्या हो जाएगा कि पी ए इंटू पी बी डैश। हाँ, जैसे ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो उसका आपका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट। आई थिंक जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है।